अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नईम और आपके लिए मैं लाया हूं आज टॉपिक जिसका नाम है जी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। और इस वीडियो में आप लोग जानेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक का एक्सपेरिमेंट के बारे में और इसके जो पोस्टुलेट हैं, कंक्लूजन जो एक्सपेरिमेंट हुए कंक्लूजन, और साथ साथ आप रदरफोर्ड के डिफेक्ट के बारे में भी जान पाएंगे। और इस वीडियो में आपके तमाम जो आपके जहनों में सवाल आ रहे हैं, जो आपको डिफ़िकल्टी हो रही, वो सब क्लियर होने वाला है। आप इस वीडियो को जुड़े रहिएगा इस वीडियो में और इसको पूरा स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो को जब पूरा देखेंगे तो आपके तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। जी चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। आप जी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आप ये सबसे पहले ये पिक्चर देखेंगे तो इस पिक्चर में आप देख रहे हैं कि सबसे पहले यहाँ पे आपने क्या करना है कि यू हैव टू रिमेंबर दैट ये आपका क्या है जी, पोलिनियम। ये ब्लैक का आपको नज़र आ रहा है पिक्चर के अंदर, दैट इज़ पोलिनियम। पोलिनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है और रेडियो एक्टिव एलिमेंट का आपको पता होता है कि दैट विल रेडिएट द रेडिएशन। वो क्या करता है, रूम टेम्परेचर के ऊपर रेडिएशन किया, वो अनस्टेबल होते हैं। रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होते हैं जी, वो रेडिएशन जो है वो खारिज करते रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा जी, अल्फ़ा पार्टिकल को ये पोलिनियम क्या करेगा जी, खारिज करेगा। तो दूसरी चीज़ आपने जो याद करनी है वो यहाँ पे है, जो रदरफोर्ड ने उसने इस्तेमाल किया है, दैट इज़ द गोल्ड फॉयल। यानी उसने एक टुकड़ा जो है वो लिया है किसका जी, गोल्ड का। उसके बाद जो थर्ड चीज़ उसने जो ली है दैट इज़ दी जिंक सल्फाइड। ये आपको ये जो गोल सा यहाँ पे सर्कलर आप ये पिक्चर में देख रहे हैं, तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया जी, एक डिटेक्टिंग स्क्रीन लिए कि इस स्क्रीन के ऊपर क्या हो रहा है जी, हम जो है क्या रिजल्ट आता है उसके लिए उन्होंने इस्तेमाल की है। और ये जो स्क्रीन है दैट इज़ मेड अप ऑफ दी जिंक सल्फाइड। ये जिंक सल्फाइड की बनी हुई है, ठीक है जी। ये तीन चीज़ें आप देख रहे हैं। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं तो एक्सपेरिमेंट क्या है जी। तो सबसे पहले हम ज़रा देख रहे हैं कि लॉर्ड रदरफोर्ड इन 1911 कैरिड आउट द सीरीज ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स एंड प्रपोज अ न्यू मॉडल फॉर द एटम। तो ठीक है जी, रदरफोर्ड ने इन 1911 के अंदर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत ज़्यादा उसने कोशिश की, मेहनत की, और आखिर क्या हुआ जी, 1911 के अंदर उसने जी एक एक्सपेरिमेंट जो है अपना एक मॉडल पेश कर दिया जिसको हम क्या कहते हैं जी, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल कहते हैं। तो उसने क्या किया जी, जो एक्सपेरिमेंट किया उस पे हम आते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में उसने क्या किया जी, रदरफोर्ड टुक अ थिन शीट ऑफ गोल्ड फॉयल एंड bombarded it with alpha particle obtained from the radioactive element like polonium. These rays were scattered after the passing through the foil and combined examined on the zinc sulfide screen. क्या हुआ जी, आपने यहाँ पे जैसे देखा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि यहाँ से क्या हुआ जी, अल्फ़ा पार्टिकल्स जो है उनको बम्बार्ड किया गया। किस पे बम्बार्ड किया जी, गोल्ड के फॉयल के ऊपर। इस गोल्ड के फॉयल के ऊपर यानी एक सोने के वर्क के ऊपर क्या किया, इसको बम्बार्ड किया गया। और क्या हमने देखा, हमने जो भी चीज़ देखी आफ्टर इस बम्बार्डमेंट के ऊपर, जब हमने अल्फ़ा पार्टिकल को गोल्ड के फॉयल के ऊपर बम्बार्ड कर दिया रदरफोर्ड ने, तो हमने जिंक सल्फाइड की स्क्रीन में क्या देखा, हमने उसका रिजल्ट देखा। वो आगे हम देखेंगे। अच्छा जी, उसके बाद जो एक्सपेरिमेंट के बाद जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया उसके बाद उन्होंने जो ऑब्जर्व किया उसकी ऑब्जर्वेशन क्या है जी। तो सबसे पहले जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है दैट इज़ दी नंबर 1, मोस्ट ऑफ द पार्टिकल पास्ड स्ट्रेट and undeflected through the sheet and produce illumination on the zinc sulfide screen। अब हुआ क्या जी, तो फर्स्ट ऑब्जर्व जो उन्होंने किया कि ये जो गोल्ड का फॉयल था इसमें से जी क्या हुआ जी, जो कि मैक्सिमम थे, यानी बहुत सारे जो आपके अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे, बहुत सारे जो रेस थे वो क्या हो गए जी, वो मैक्सिमम यानी बहुत सारे वो पास हो गए, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, वो सीधे सीधे पास हो गए, वो गुजर गए। आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं, यहाँ से देख रहे हैं, ये देखें, ये जो मोस्ट आपकी जो रेड लाइन आपको नज़र आ रही है, ये देखें, ये मैक्सिमम यहाँ से गुजर गए हैं। इसके सेंटर से आप देख रहे हैं ये मैक्सिमम तौर पे ये। और क्या हुआ जी, मैक्सिमम जो थे वो सीधे चले गए, वो अनडिफ्लेक्टेड चले गए, मतलब वो डिफ्लेक्ट नहीं हुए, वो मुड़े नहीं, वो उन्होंने क्या किया, मतलब मोड़ नहीं खाया। एक कहते हैं कि मुड़ना, एक कहते हैं पलटना। तो पलटे नहीं, मुड़े नहीं, बिल्कुल सीधे सीधे चले गए, ठीक है जी। तो ये आपका जो है वो फर्स्ट इसका पोस्टुलेट था, ऑब्जर्व किया जब उन्होंने। तो सेकंड में क्या है जी, a very few alpha particle undergo small and strong deflection after passing through gold sheet। अब क्या हुआ जी, फ्यू जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे, फ्यू जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए जी, वो जो है उन्होंने थोड़ी सी और ज़्यादा, ठीक है जी,
थोड़ी सी और ज़्यादा डिफ्लेक्शन की। यानी अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यानी बहुत सारे तो सीधे सीधे गुजर गए, लेकिन कुछ जो थे उन्होंने ये देखो, इन्होंने थोड़ी सी डिफ्लेक्ट कर दी, यानी थोड़े से मुड़े, और कुछ जो थे वो ज़्यादा भी मुड़े। ये देखें, कुछ ये यहाँ पे एंगल छोटा है, यहाँ पे एंगल बड़ा है, तो कुछ जो है वो थोड़े डिफ्लेक्ट हो गए, छोटे एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए, कुछ हायर एंगल पे भी डिफ्लेक्ट हो गए। ये उसका क्या है जी, ये उसके जो ऑब्जर्वेशन नंबर 2 था। नंबर 3 के ऊपर आते हैं जी। अ वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल्स 1 of 8000 रिफ्रैक्टेड देयर पाथ। ठीक है जी। अब इसमें आप देख रहे हैं जो बात की जाइए कि पहले तो जो बस वर्ड इस्तेमाल किया गया है दैट इज़ फ्यू, बट वेरी फ्यू का मतलब और भी कम। अब और कितने कम हो सकते हैं, वो 8000 में से जस्ट क्या हो गए जी 1। 8000 अल्फा पार्टिकल में से सिर्फ एक जो है वो क्या हुआ जी, वो रिफ्रैक्ट बैक हो गया, यानी बिल्कुल पलट आया, वापस पलट आया। देख रहे हैं यहाँ से ये बिल्कुल वापस आ चुकी है, देखो ठीक है जी। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये वेरी फ्यू 8000 में से कितने बताए गए जी, फिर से हम ज़रा एक्सपेरिमेंट के ऊपर चलते हैं। 8000 में से जी 1 out of 8000 रिफ्रैक्टेड देयर पाथ, जिसमें से जो बिल्कुल वापस आ गए, रिफ्रैक्ट हो गए। ठीक है जी। तो ये था इनका ऑब्जर्वेशन। सबसे पहले उन्होंने एक्सपेरिमेंट की, फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो उन्होंने देखा, ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्वेशन आपको पता है 2 टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन होती है, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन, एक क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन। और क्वांटिटेटिव ऑब्जर्वेशन कुछ जो है वो अपने सेंस के ज़रिए की जाती है। तो जो भी ऑब्जर्व इन्होंने किया तो वो उन्होंने यहाँ पे आपके लिए 3 पॉइंट लिख दिए। अब आगे चलें जी, कंक्लूजन। अब है कंक्लूजन, यानी उन्होंने कंक्लूड क्या किया, यानी सारी कहानी उन्होंने क्या बताई, सब की सब कहानी ऑब्जर्व करके और एक्सपेरिमेंट करके कंक्लूजन उन्होंने क्या निकाला। अब उसकी बात करते हैं। अब उस पे क्या कर रहे हैं जी, कंक्लूजन पे अगर हम बात करें तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या निकाला जी, अकॉर्डिंग टू द रदरफोर्ड an atom consists of 2 parts, न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर पार्ट। ठीक है जी। तो रदरफोर्ड ने जो बात की, पहली बात उन्होंने कंक्लूजन निकाली अपनी एक्सपेरिमेंट करने के बाद, जो उन्होंने कंक्लूड किए, अपने पॉइंट कंक्लूड करके बताया कि एटम क्या होता है जी। एटम जो है उसके अंदर 2 हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो होता है उसको हम कहते हैं जी न्यूक्लियस, और दूसरे को हम जो कहते हैं न्यूक्लियस से बाहर वाला हिस्सा, दैट इज़ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। अब सेकंड बात क्या है जी, दूसरी कंक्लूजन उसने जो निकाली, वो जो बात की वो की क्या की, द मेजॉरिटी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास्ट स्ट्रेट लाइन and undeflected shows that most volume occupied by the atom is empty। तो उसने जो दूसरा कंक्लूड की बात कि आपने जैसे देखा, मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, बल्कि आपने देखा कि बहुत सारे जो एटम जो अल्फ़ा पार्टिकल थे वो सीधे सीधे चले गए, वो मुड़े नहीं। तो इससे रदरफोर्ड ने जो कंक्लूड किया वो ये किया कि ये हमें ये दिखाता है कि एटम का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादातर क्या है, जो टोटल एटम है उसका जो ज़्यादा हिस्सा है वो खाली है। ठीक है जी। तीसरी जो उसकी कंक्लूजन क्या है जी, अल्फा पार्टिकल्स आर पॉजिटिवली चार्ज एंड देयर डिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट सेंटर ऑफ एटम हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज विच इज़ नेम्ड एज न्यूक्लियस। तो तीसरी पॉइंट में ये कहता है कि अल्फ़ा पार्टिकल जो थे वो आपको पता है कि पॉजिटिव चार्ज रखने वाले हैं। आप अब कैसे कह सकते हैं कि अल्फ़ा जो आपके पार्टिकल हैं वो पॉजिटिव चार्ज हैं। आपको पता है अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है दैट इज़ हीलियम न्यूक्लियाई, यानी हीलियम के इलेक्ट्रॉन को निकाल दो उसके आउटर शेल से, तो जो उसका न्यूक्लियस बचता है दैट इज़ योर, उसमें क्या होते हैं, हीलियम के अंदर आपके 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो हम कह सकते हैं कि अल्फ़ा पार्टिकल क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज हैं। बिल्कुल सही। एंड देयर डिफ्लेक्शन इंडिकेट दैट, और उनका जो डिफ्लेक्शन है यानी वो डिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी वहाँ से लग के वो मुड़ रहे हैं, वहाँ से लग के वो वापस आ रहे हैं, तो उसका जो ये मुड़ना है, डिफ्लेक्शन है, हमें ये बता रहा है, हमें ये अंदाज़ा दे रहा है कि एटम के सेंटर में कोई पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल मौजूद है। यानी एटम का जो
सेंटर है, जो न्यूक्लियस है, वो न्यूक्लियस की तरफ इशारा कर रहा है कि वो पॉजिटिव चार्ज वाला है, जिसने उसे क्या कहा जी, न्यूक्लियस कहा। क्या कहा जी उसने, उसको न्यूक्लियस का नाम दिया। ठीक है जी। उसके बाद फोर्थ पार्ट पॉइंट जो उसका कंक्लूड किया रदरफोर्ड ने, द मास इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। जो मास है वो क्या है जी, कंसंट्रेट है इन द न्यूक्लियस, यानी जो सारे का सारा जो मास है वो कहाँ पे मौजूद है, वो न्यूक्लियस में मौजूद है। एंड इलेक्ट्रॉन और डिस्ट्रीब्यूटेड आउटसाइड द पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस। नंबर चौथा उसने ये कहा कि जो मास है वो सारे का सारा कहाँ पे मौजूद है जी, न्यूक्लियस में मौजूद है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्या कर रहे हैं जी, वो पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या हो रहे हैं जी, वो मौजूद है। अब ये पॉइंट इसे कैसे पता चला, अब यहाँ पे आप इस पिक्चर को देख लें, अगर इस पिक्चर को नहीं देख रहे तो इस पिक्चर को आप देख लें कि यहाँ पे जब अल्फ़ा पार्टिकल को क्या किया गया, जब बम्बार्ड किया गया इस गोल्ड फॉयल के ऊपर, तो यहाँ पे आपको पता है कुछ इलेक्ट्रॉन मौजूद है। ये जो बी है ना, ये स्ट्रक्चर क्या है जी, एटम का स्ट्रक्चर है। और इसमें आप ये जो देख रहे हैं, ये जो डॉट डॉट स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो डॉट स्ट्रक्चर आप ये देख रहे हैं, ये वाले, इसको आप देख रहे हैं। तो जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या कहते हैं, जब अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ पे बम्बार्ड किया गया तो कुछ हल्की सी जो डिफ्लेक्शन यहाँ पे हुई वो किसकी वजह से हुई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज मौजूद था। तो क्या हुआ, जब अल्फ़ा पार्टिकल यहाँ से बम्बार्ड किया गया तो थोड़ी सी डिफ्लेक्शन जो हुई वो क्या हो गई, यानी जो कि पॉजिटिवली चार्ज अल्फ़ा पार्टिकल के रेस थे वो क्या हो गए जी, इलेक्ट्रॉन की तरफ थोड़े से क्या हो गए जी, ये डिफ्लेक्ट हो गए। मैं आपको इस तस्वीर में क्लियरली दिखाता हूँ पिक्चर के अंदर, इसमें आप देख सकेंगे, इसमें आप देखें, ये देखें, ये देखें आप, ठीक है जी, ये देख रहे हैं आप, ये यहाँ से ये देखें, ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है ये डिफ्लेक्टेड, ये न्यूक्लियस के साथ तो गए, बट यहाँ से ये देखें ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ आ गए। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये लाइन सीधी सीधी चली गई। ये लाइन देखें, इलेक्ट्रॉन की वजह से थोड़ी सी क्या हो गई जी, इस इलेक्ट्रॉन ने और इस इलेक्ट्रॉन ने इसको, या आप इस इलेक्ट्रॉन की भी देख सकते हैं कि डिफ्लेक्टेड जो है यहाँ से जो अल्फ़ा पार्टिकल्स थे वो क्या हो गए जी, इलेक्ट्रॉन ने उनको अपनी तरफ थोड़ा सा डिफ्लेक्ट किया। तो जब रदरफोर्ड ने देखा कि ये थोड़ी सी डिफ्लेक्शन, चलो ठीक है न्यूक्लियस की वजह से तो कुछ डिफ्लेक्शन हुई, बट यहाँ से इलेक्ट्रॉन ये जो अल्फ़ा पार्टिकल है ये थोड़े से क्यों मुड़े, तो उन्होंने कहा कि इट मीन दैट कि जो एटम है, एटम का जो न्यूक्लियस है दैट इज़ पॉजिटिवली चार्ज है, और उसके चारों तरफ जो उसका खाली हिस्सा है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, यानी कोई नेगेटिव चार्ज वाले पार्टिकल मौजूद हैं जिनको उन्होंने इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। ठीक है जी। नंबर 5 के ऊपर कंक्लूजन के ऊपर आ जाइए। द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पॉड कॉल्ड ऑर्बिट। और उसने 5वां अपना कंक्लूजन किया यही कि इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं जी, इलेक्ट्रॉन, वही बात आ गई कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो न्यूक्लियस की बाहर की तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, जिनको उसने ऑर्बिट का नाम दिया। तो ये थी जी कंक्लूजन ऑफ द रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। यानी अब यहाँ पे फिर हम कंक्लूड करते हैं पूरे अपने लेक्चर को, जहाँ तक पहुँचे हैं कि इलेक्ट्रॉन जो थे, जो रदरफोर्ड था उसने एक एक्सपेरिमेंट किया, जो आपने देखा किस तरह एक्सपेरिमेंट किया, क्या क्या चीज़ उसने ली। उसके बाद उसने जो ऑब्ज़र्व किया, कोई चीज़ उसने देखी, अपने एक्सपेरिमेंट को जिस चीज़ को देखा वो उसने 1 2 3 पॉइंट आपको बताया। उसके बाद उसने अपना कंक्लूजन दिया, टोटल अपनी जो एक्सपेरिमेंट है उसकी कंक्लूजन उसने आपको यहाँ पर बता दी। अब आगे चलें जी, आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो को। अब हम चलते हैं जी रदरफोर्ड के लास्ट जो हमारी चीज़ है दैट इज़ रदरफोर्ड के डिफेक्ट के ऊपर आते हैं। लेकिन उससे पहले रदरफोर्ड ने अपनी जो कंक्लूजन भी बताई, उसके बाद उसने अपना एक पोस्टुलेट बताया। पोस्टुलेट क्या होता है जी, पोस्टुलेट जो होता है उसको आप गलत नहीं कर सकते। पोस्टुलेट जो होता है दैट इज़ कंक्लूजन जो है वो गलत हो सकता है। वो एक्सपेरिमेंट के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कोई काम करता हूँ
और अपने काम को कंक्लूड करता हूँ, यानी अपने जो मैंने टोटल काम किया है उस टोटल काम के मैं नोट्स बनाता हूँ, उसकी कंक्लूजन बनाता हूँ, तो उसका मतलब हो गया कंक्लूजन। लेकिन यहाँ पे रदरफोर्ड की जो पोस्टुलेट है, यानी रदरफोर्ड ने अपनी पोस्टुलेट दिए, अपनी एक इस थ्योरी इसको नहीं कह सकते, लेकिन जो पोस्टुलेट है आप उसको क्या कर सकते हैं, आप उसको गलत नहीं कह सकते। तो अब रदरफोर्ड ने अपना पोस्टुलेट क्या दिया, जो कि पब्लिश भी हुआ, बहुत सारे बुकों में पब्लिश भी हो सकता है पोस्टुलेट, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे उसने फर्स्ट जो इसने एक बात की कि एटम कंसिस्ट ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज dense and a very small nucleus containing proton and neutron. The entire mass is concentrated in the nucleus of an atom. ठीक है जी। तो पहला इसका पोस्टुलेट क्या था कि एटम जो है उसके सेंटर में पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है जी, और वो बहुत ज़्यादा डेंस है, ठीक है जी। डेंस क्यों है, मतलब उसका टोटल का टोटल मास जो है एटम का वो न्यूक्लियस पे मौजूद है। और जी क्या है उस के अंदर क्या है जी, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद है। द एंटायर मास इज कंसनट्रेटेड इन द न्यूक्लियस ऑफ एटम, ठीक है जी। सारे का सारा जो मैं एटम का मास है वो उसके न्यूक्लियस में मौजूद है। उसके बाद क्या है जी, सेकंड पोस्टुलेट क्या है जी, द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय द लार्ज एम्प्टी स्पेसेस। जो न्यूक्लियस उसके चारों तरफ बहुत एम्प्टी स्पेसेस हैं, बड़े बड़े एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं। और क्या हुआ जी, और स्पेस विच इज कॉल्ड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, हम उसको एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट भी कह सकते हैं। where the probability of the finding electron is maximum, जहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन की, यानी वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मौजूद हो सकते हैं, यानी क्या है, वहाँ पे चांसेस इलेक्ट्रॉन के मौजूदगी के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है जी। यानी इसने बात की कि यानी ये इशारा कर रहा है ऑर्बिट की तरफ, ठीक है जी, कि जिस जगह पे इलेक्ट्रॉन के होने की क्या हो जी, प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हों, उस जगह को इसने ऑर्बिट का नाम दिया था। तो इसने एक बात की कि न्यूक्लियस जो है उसके चारों तरफ एम्प्टी स्पेसेस मौजूद हैं, जिसको हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट कहते हैं, जहां इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ये ऑर्बिट की तरफ इशारा करा, ठीक है जी। द इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं जी, न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं जी, किसके अंदर जी, सर्कुलर पाथ के अंदर, यानी वो एक सर्कल के अंदर, जैसे आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन के ये सर्कल हैं, ये देखें गोल गोल सर्कल है, तो इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में क्या कर रहे हैं जी, रिवॉल्व कर रहे हैं हाई स्पीड के साथ, यानी वेलोसिटी के साथ। ये भी इसने अपना पोस्टुलेट दिया। उसके बाद द सर्कुलर पाथ आर नोन एज ऑर्बिट, ठीक है जी। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि इशारा दिया था कि ऑर्बिट की बात हो रही है, तो जो ये सर्कुलर पाथ का ये कह रहा है उसको उसने ऑर्बिट का नाम कह दिया या उनको शेल कह दिए, ठीक है जी। तो ये आपका था जी पोस्टुलेट नंबर, ये था आपका अबाउट दिस वन इज़ फोर्थ वन। फिफ्थ वन पे आ जाएं जी। एन एटम इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, एटम जो होता है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, क्योंकि इट हैज़ अ इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। और उसने अपना जो फिफ्थ पोस्टुलेट था वो यही दिया कि एक एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, एटम क्या होता है जी, न्यूट्रल होता है। अब क्यों नहीं होता, क्योंकि आपको पता है एटम के न्यूक्लियस के अंदर जितने भी प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये बात आपने किसने बताई हमें, रदरफोर्ड, पहले हमें पता नहीं थी। अच्छा जी, द साइज ऑफ द न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू द साइज ऑफ द ओरिजिनल एटम। अगर आप पूरे एटम की बात करें, उसके साथ अगर मुकाबला करें न्यूक्लियस का, तो न्यूक्लियस उसके हिसाब से बहुत ही छोटा है, ठीक है जी। ये थी जी, ये कंफर्म पोस्टुलेट दिए थी रदरफोर्ड ने। अपने पोस्टुलेट जो होता है वो एक साइंटिस्ट अपने जब पोस्टुलेट देता है तो आप उसको गलत नहीं कह सकते। वो बहुत पीछे एक्सपेरिमेंटेशन और बहुत एक मरहले से गुजर के ये पोस्टुलेट बनते हैं, ठीक है जी। ये उसका ओरिजिनल पोस्टुलेट था। अब डिफेक्ट की अगर बात आ जाए तो बहुत सारे रदरफोर्ड ने जब अपने पोस्टुलेट दिया, अब उसके क्या आ गए जी, डिफेक्ट भी आ गए। कितने डिफेक्ट हैं जी, गलतियां। डिफेक्ट का मतलब क्या होता है जी, गलतियां आ गई। तो डिफेक्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल क्या है जी, नंबर 1, रदरफोर्ड डिड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, यानी रदरफोर्ड ने एटम को स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। यानी एटम
स्टेबिलिटी से क्या मुराद है अब, यानी एटम जो है वो कितना ज़िंदा रह सकता है, स्टेबल है, कितने देर तक, कितनी ज़िंदगी है उसकी, 10 साल तक रह सकता है, 5 साल तक रह सकता है, उसकी स्टेबिलिटी के बारे में नहीं बताया। अब इसके बारे में ये तो फर्स्ट डिफेक्ट है जी, दैट्स इज रदरफोर्ड, इस पर हम बात करेंगे बाद में, लेकिन सेकंड के ऊपर आते हैं। इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ एंड emit एनर्जी कंटिन्यूसली ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ एनर्जी, अल्टीमेटली इट मस्ट फॉल इनटू द न्यूक्लियस। ठीक है जी, तो आप इस दूसरे पॉइंट से आपका पहला पॉइंट क्लियर हो गया कि रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में आप रदरफोर्ड पहले कह चुके हैं कि नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉन है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में घूम रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं, तो जब कोई भी बंदा, कोई भी चीज़ जब हरकत कर रहा हो, कोई काम कर रहा हो, तो वो क्या करेगा जी, वो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा, उसको एनर्जी की ज़रूरत भी होगी, या वो एनर्जी को क्या करेगा जी, इस्तेमाल करेगा। उसके पास इतनी एनर्जी कहाँ से आ गई, अगर वो अपनी उसमें जितनी भी एनर्जी होगी आहिस्ता आहिस्ता वो क्या करेगा, उस एनर्जी को इस्तेमाल करता करता लास्ट में क्या हो जाएगा जी, वो क्या हो जाएगा जी, वो गिर जाएगा, फॉल इनटू द न्यूक्लियस, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। यानी वो कंटिन्यूसली एनर्जी इस्तेमाल करेगा या खारिज करेगा, तो क्या हो जाएगा जी, उसके पास एनर्जी ख़त्म हो जाएगी, आखिर में क्या हो जाएगा, आपका एटम, आई थिंक सो कि एटम आपका कोलैप्स कर जाएगा। ऐसा होना चाहिए, लेकिन रदरफोर्ड ने इसके बारे में, स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में बिल्कुल ही नहीं बताया, तो इसकी ये गलती है। नंबर तीसरा, if revolving electron emit energy continuously then there would be a continuous spectrum। अब यहाँ पे देखें, आपने समझना पड़ेगा कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम जी, जब भी कोई चीज़ रेडिएशन देती है, फॉर एग्जांपल हम सन की बात कर लें, सन क्या करता है जी, क्या करता है जी, रेडिएशन को खारिज करता है। अब हम अगर उसका एक स्पेक्ट्रम बनाते हैं, आप उसको अगर हम किसी चीज़ में से गुजारते हैं, लाइक प्रिज्म में से गुजारते हैं, तो एक पट्टी बन जाती है, एक पट्टी बन जाती है जिसको हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। उसमें बहुत सारे कलर्ड होते हैं, एक लाइट जो होती है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या हो जाती है, डिफरेंट वेवलेंथ एंड उसकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होती है, और वो डिफ्लेक्शन कर लेती है और एक स्पेक्ट्रम बन जाता है, एक पट्टी बन जाती है। ठीक है जी, तो कुछ स्पेक्ट्रम जो होते हैं, यहाँ पे दो किस्म के स्पेक्ट्रम हो सकते हैं। एक स्पेक्ट्रम जो होता है दैट इज़ लाइन स्पेक्ट्रम, यानी लाइन स्पेक्ट्रम ऐसा स्पेक्ट्रम होता है जिसमें लाइट के जो बैंड होते हैं उनके अंदर गैप मौजूद होता है। यानी एक लाइन का जो लाइट का जो बैंड बना, यानी लाइट जो है, जो कि स्क्रीन के ऊपर कोई लाइट की जो पिक्चर बन रही होती है, उन पिक्चर के दरमियान में फासला होता है। अगर रेड कलर होगा तो उसमें फासला होगा, फिर ब्लू कलर होगा, फिर इस तरह। लेकिन कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में क्या होता है जी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में गैप नहीं होता, कंटिन्यूसली उसका क्या बनता है, एक पट्टी बनती है। तो आप इस तरह आप कह सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली क्या कर रहे हो जी, एनर्जी एमिट कर रहे होंगे, तो क्या बनना चाहिए, अगर वो कंटिन्यूसली एनर्जी, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते जा रहे हैं, एनर्जी खारिज करते जा रहे हैं, रिवॉल्व करते जा रहे हैं, एनर्जी खारिज करते जा रहे हैं, तो होना चाहिए था कि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बने, यानी एक ऐसा स्पेक्ट्रम बने जिसके अंदर गैप ना हो। ठीक है जी, कंटिन्यूस बने। लेकिन इसके कंट्रास्ट हमने क्या किया, जब एक्सपेरिमेंट की गई तो पता चला कि यहाँ तो लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है, क्या बन रहा है जी, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम नहीं बन रहा है, यहाँ पे तो लाइन स्पेक्ट्रम बन रहा है। तो इन सवालों के जवाब रदरफोर्ड के पास मौजूद नहीं थे। तो ये था आपका जी रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। उम्मीद है कि आपके तमाम के तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसे जो है लाइक भी कीजिएगा, इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।